Hello everyone, welcome back to my channel. So as we are preparing for UGC NET JRF मैनेजमेंट यूनिट 9 हम कवर कर रहे हैं. ऑलरेडी 8 यूनिट हमने कवर कर ली हैं. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं मैनेजमेंट की, यूनिट 8 यूनिट जो है वो कवर हो चुकी हैं. अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो. कोड नंबर 17 का सारा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं. सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज एग्जिम पॉलिसी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज एग्जिम पॉलिसी. सो एग्जिम पॉलिसी क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी भी बोलते हैं. एग्जिम स्टैंड ही क्या करता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप बोल सकते हो. सो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड पॉलिसी. सो पॉलिसी क्या होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से इस वर्क को परफॉर्म करना है, क्या चीज़ें फॉलो की जाएगी. एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जब आप अपने नेशन में बाहर से कुछ खरीदते हो दैट इज एक्सपोर्ट, कि आप किसी और नेशन से कुछ खरीद रहे हो दैट इज आप क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो. और किसी और नेशन को कुछ बेच रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट. तो अपने नेशन से दूसरे नेशन को कुछ बेचना, जैसे इंडिया से अगर हम अमेरिका को कुछ बेच रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, कि बाहर कुछ जा रहा है. और अगर बाहर से हम कुछ खरीद रहे हैं, अमेरिका से चाइना से अगर हमने किसी चीज़ को खरीदा है, किसी प्रोडक्ट को खरीदा है, तो वो हमारा क्या होगा, इम्पोर्ट होगा. सो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करना है, उसके रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, उसके वर्किंग के रिगार्डिंग जो पॉलिसी बनाई गई है उसे हम बोलते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. So EXIM policy is the import-export policy of the government that is announced every 5 years and updated every year on the March 31st. यानी कि हर 5 साल में ये पॉलिसी बनाई जाती है. हर साल पॉलिसी नहीं बनाई जाती, 5 साल में एक बार पॉलिसी बनाई जाती है, बट हर साल इसमें क्या किया जाता है, अपडेट किया जाता है. जैसे अगर 2014 में बनाई है तो 15 में नई पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी, 14 वाली पॉलिसी ही कंटिन्यू रखी जाएगी, बट उसमें क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा. जो भी नई चीज़ें ऐड करनी है वो इसके अंदर ऐड कर दी जाएंगी. सो एग्जिम पॉलिसी क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बनाती है, हर 5 साल में एक बार अनाउंस करती है और हर साल 31st को क्या करती है, 31st ऑफ मार्च को उसमें अपडेट करती है. और जो भी अपडेट किया है वो कब से लागू हो जाता है, 1 अप्रैल से, नेक्स्ट डे से वो लागू हो जाता है. It is a set of guidelines for the import and export of the goods and services established by the Directorate General of the Foreign Trade. यानी कि ये एग्जिम पॉलिसी क्या है, ऐसी पॉलिसी है जो हमें क्या करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करती है कि किस तरीके से हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना है गुड्स एंड सर्विसेज का. किसने इस्टेब्लिश की है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, द गवर्निंग बॉडी. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एग्जिम पॉलिसी की गवर्निंग बॉडी कौन सी है, यानी कि कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है या कौन सी ऐसी बॉडी है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी को, कौन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाता है, कौन उसमें अमेंडमेंट करता है, कौन उसे कंट्रोल करता है, तो वो कौन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट कंटेन्स वेरियस पॉलिसी डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. सो आपकी कंट्री के कितने इंपोर्ट होंगे, कितने एक्सपोर्ट होंगे, कैसे इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग करनी है, उसके रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट को डिटरमाइन करती है दैट इज एग्जिम पॉलिसी, जो हर 5 साल में एक बार बनाई जाती है. हर साल 31 मार्च को अपडेट की जाती है, और वो जो अपडेट किया है वो कब से वर्किंग में आ जाता है, 1 अप्रैल से वर्किंग में आ जाता है. इसकी गवर्निंग बॉडी क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. नाउ हिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की हिस्ट्री क्या है, कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है वो इसकी गवर्निंग बॉडी है. किस चीज़ के लिए बनाई जाती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मैनेज करने के लिए, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन प्रोवाइड करती है. फॉरेन ट्रेड एक्ट रिप्लेस्ड द अर्लियर लॉ, यानी कि जो फॉरेन ट्रेड एक्ट बना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो एक्ट बना है, उसने पुराना जो लॉ है, ट्रेडिशनली जिस लॉ को हम फॉलो करते थे, अब हम किसे फॉलो करते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को. जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नहीं थी तो उससे पहले हम किसे फॉलो करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947. सो इसे रिप्लेस कर दिया है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ने. नाम आपको पता होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947. यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तभी हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिगार्डिंग एक एक्ट बना दिया था जिसका नाम क्या था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947. और उसे रिप्लेस कौन करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. Mr. VP Singh, the Commerce Minister, announced EXIM policy on 12th April 1985 for the first time. यानी कि सबसे पहली बार जो इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होनी चाहिए, वो कौन थे, मिस्टर VP सिंह, जो हमारे क्या थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे, जिन्होंने अनाउंस किया था कि एक EXIM पॉलिसी बनाई जाएगी. कब, 12 अप्रैल 1985 को.
इनिशियली एक्जिम पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि पहले क्या होता था 3 साल के लिए बनाई जाती थी, हर 3 साल में नई पॉलिसी बनाई जाती थी। अब क्या किया जाता है 5 साल में बनाई जाती है विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू बूस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द बिजनेस इन इंडिया। जब हमारी 3 साल में बनाई जाती थी तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना। एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया से बाहर सामान हमें बेचना है, हमें सेल करना है, उस चीज़ पे फोकस किया जाता था। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि बेसिक क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या एग्जिम पॉलिसी भी बोलते हैं। जो कौन गवर्न करता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड या फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ही बोलते हैं, जो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो हर 5 साल में बनाई जाती है और 31 को क्या की जाती है, 31 मार्च को अपडेट की जाती है। देन वर्किंग स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। और जो भी हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसने किसे रिप्लेस किया है, जो पहले हमारा एक्ट फॉलो किया जाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, जो मिस्टर वीपी सिंह थे वो क्या था, पहली बार उन्होंने अनाउंस किया था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को 1985 में। और पहले कितने साल के लिए बनती थी, 3 साल के लिए बनती थी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को बनाने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या किया जाना चाहिए, क्यों करते हैं हम, ताकि सस्टेन कर सके एक्सपोर्ट टू अटेन द ग्लोबल ट्रेड। सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सपोर्ट करते हो इसका मतलब पैसा आपके पास आएगा और इंपोर्ट करते हो तो आपके पास से पैसा जाएगा। जैसे आप शॉप पे जाते हो, अगर आप कुछ खरीदते हो, अगर आप किसी से कुछ खरीद रहे हो तो आप उसको बदले उसके कंसिडरेशन में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे हाथ से पैसा जाएगा, बट अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएंगी, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ग्लोबल ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई गई है। तो वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव करना, एनहांस द टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑल सेक्टर, कि जितने भी इंडिया में सेक्टर हैं, चाहे वो टेलीकॉम का हो, हेल्थ केयर का सेक्टर हो, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, जिस भी तरीके का सेक्टर है उसकी स्ट्रेंथ को और एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। वो कैसे इंक्रीज होगी, अगर हम एक्सपोर्टिंग ईजी बना देंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी बना देंगे, तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें जिस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जिस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, ईजिली वो बाहर से इंपोर्ट कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को, फिनिश प्रोडक्ट्स को ईजिली बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे उनकी स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जनरेट एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर इजी हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, आप इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, आप अपने आप को वाइड स्प्रेड कर सकते हो। और अगर आप अपनी नई नई सब्सिडीज बनाओगे, नई नई इन्वेस्टमेंट करोगे, एक्सपोर्टिंग करोगे, तो उसकी वजह, इसके लिए आपको क्या चाहिएगा, ग्रोथ होगी, तो आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिएंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। टू प्रोवाइड कंज्यूमर विद गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट द कम्पिटिटिव प्राइस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी होने की वजह से क्या हो गया, बिकॉज अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईजी है तो फॉरेन नेशन से भी हमारे जो नेशन है इंडिया में गुड्स आएंगे और हमारे इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो अगर हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता तो सिर्फ ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जो इंडिया में बन रहे हैं वही हमारे पास ऑप्शन है, उन्हीं को हम परचेज कर सकते हैं। बट अब हमारे पास क्या है, ऑप्शन वाइड स्प्रेड हो गया। क्यों, क्योंकि फॉरेन नेशन गुड्स भी हम परचेज कर सकते हैं, इंपोर्टिंग ईजी है, तो हम क्या करेंगे, गुड क्वालिटी गुड्स हमें प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि जो बेस्ट लगेगा हम उसी को कंपिटिटिव प्राइस पे परचेज करेंगे। मेकिंग मार्केट स्पेस फॉर दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सिर्फ इंडिया में सर्व कर रहे हैं उनके लिए मार्केट स्पेस क्रिएट करना, उनके लिए स्कोप क्रिएट करना, इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो फॉरेन नेशंस में भी डील कर सके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो, एक्सिलरेट हो। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इसेंशियल रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स, जो भी इसेंशियल रॉ मटेरियल है, कैपिटल गुड्स है, जैसे मशीनरी वगैरह चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए या कोई भी रॉ मटेरियल चाहिए, ताकि जो भी कंपनी है वो अच्छे से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, तो वो ईजी कर देना ही हमारी क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की ऑब्जेक्टिव है। सो प्रीवियस एग्जिम पॉलिसी कौन सी थी, अभी जो फॉलो हो रही है उससे पिछली पॉलिसी कौन सी थी, अगर आपसे पूछा जाए तो वो थी 2015 to 2020। दैट पॉलिसी वॉज एक्सटेंडेड बाय एन ईयर ड्यू टू कोविड-19। देखो मैंने क्या बोला था कि ये 5 साल के लिए बनाई जाती है, तो 2015 में बनाई गई, 2020 में ख़त्म होनी थी। इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से क्या आनी थी, नई पॉलिसी आनी थी। बट बिकॉज उस टाइम हम कोविड-19 से सफ़र कर रहे थे, पेंडेमिक से सफ़र कर रहे थे, इसकी वजह से इसी पॉलिसी को क्या किया, 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया। तो कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया, 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर अगर हम बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2021 तक यही चली। इसका मतलब 6 साल के लिए ये चली, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसे एक्सटेंड किया गया। तो 1 अप्रैल 2021 तक एक्सटेंड किया गया, वो चलती रही, तब तक वो चली। बट 2021 में भी हम कोविड से कंप्लीटली डील नहीं कर पाए थे,
तो फर्दर 6 मंथ्स के लिए इसे क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया। तो 6 मंथ्स यानी कि अब ये कब तक वैलिड हुई, सितंबर 30, 2021 तक। सो जो हमारी पिछली पॉलिसी है वो कब तक चली थी, 1 अप्रैल 2015 से लेके सितंबर 30, 2021 तक, यानी कि 6 साल और 6 महीने के लिए वो हमारी पॉलिसी चली थी। और उसके बाद हमारी नई पॉलिसी क्या आई थी, अनाउंस की गई थी। सो ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये पहले कभी नहीं हुआ है कि 6 साल 6 महीने के लिए कोई पॉलिसी चली हुई। तो प्रीवियस पॉलिसी जो थी वो 2015 टू 2020 तक की थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से उसे पहले 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया, फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया, देन फाइनली हमारी न्यू ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की गई थी। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो प्रीवियस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी 2015 टू 2020, उसके मेजर्स क्या थे, यानी कि उसके मेन पॉइंट्स क्या थे, उसके अंदर 2 स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। कौन सी स्कीम थी वो, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम एंड सर्विस एक्सपोर्ट फॉर इंडिया स्कीम, यानी कि गुड्स का एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए स्कीम्स लाए गए थे। क्योंकि एक्सपोर्ट पे हर नेशन चाहता है कि उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी और इम्पोर्ट कम होंगे तो वो लेस मीन्स की कॉस्ट कमाई होगी, जिसकी वजह से कंपनी या कंट्री की क्या होती है, ग्रोथ होती है। सो हर ऑर्गेनाइजेशन, हर नेशन चाहता है कि उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हों। तो एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए 2 स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फॉर इंडिया स्कीम, MEIS और SEIS, ये हमारी स्कीम थी। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। सपोर्ट एक्सपेंडेड टू द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उन पे ज़्यादा फोकस किया गया था 2015 टू 2020 वाली में। देन रिड्यूस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन टू 75%, की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को 75% पर रिड्यूस किया गया था। पहले कितनी थी, 90% थी, 90% से 75% पे रिड्यूस कर दिया गया था। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी इंडियन कंपनी बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर रही है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपने क्या लिया, फ्रांस से फॉर एग्जांपल आपने इंपोर्ट कर लिया, तो आपके ऊपर एक एब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि जो भी आप इससे बनाओगे वो 90% आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। बट 90% बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसको क्या कर दिया, थोड़ा रिलैक्स्ड कर दिया गया और 90% से 75% तक की छूट दे दी गई कि 75% जो भी बनेगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितनी कर दी, 75% कर दी। एनहांस लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़, कि जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी या फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, उनको एनहांस किया गया, एनकरेज किया गया, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, मैनेजमेंट, टेक्निकल सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की गई ताकि वो ग्रो करें और एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया। ये हमारे मेजर्स थे 2015 टू 2020 में जो हमारी पॉलिसी थी उसकी। तो हमारी मेजर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जो हमारी करंट पॉलिसी अभी भी चल रही है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस की गई थी कि जब हमारी कौन सी पॉलिसी आएगी जो 2021 में शुरू हुई है, 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है, उससे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस थी। तो फर्स्ट, WTO कंप्लेंट टैक्स बेनिफिट। WTO कंप्लेंट टैक्स बेनिफिट क्या है, WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें डिटरमाइन करती है कि किस तरीके से 2 नेशंस को ट्रेड करना है। वो एनकरेज करती है फॉरेन ट्रेड को ताकि सभी डेवलप्ड नेशन क्या पा सके, बेनिफिट पा सकें। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, फाइन इम्पोज किया था, पेनल्टी इम्पोज की थी इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए स्टिल क्या प्रोवाइड कर रहा था, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा था। बट बिकॉज इंडिया उस लेवल को $1000 मिलियन की उसको वो कंप्लीट कर चुका है, जो एक लिमिटेशन होती है कि अगर एक कंट्री उस लिमिटेशन से पीछे है, बैकवर्ड है, ओनली तब वो क्या कर सकती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है। बट इंडिया अब ग्रो कर चुकी है, उससे आगे लेवल वाले पे आ चुकी है, तो उसकी वजह से हमने फिर भी सब्सिडी प्रोवाइड की ताकि एक्सपोर्ट हो। तो WTO ने क्या किया, हम पे क्या लगाया, फाइन लगाया कि आप अब सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज आप उसको क्रॉस कर चुके हो, स्टैंडर्ड को क्रॉस कर चुके हो। तो उस कंप्लेन, जो हमारा कंप्लेन था, उसको हम क्या करना, उसको रिड्यूस करना, उसे रिजोल्व करना कंप्लीटली और टैक्स बेनिफिट लेके आना, ये मेजर एक्सपेक्टेशंस थी। सेकंड, रिलैक्स क्रेडिट एक्सेस, कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिक्वायरमेंट है, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज को इन्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है, उन सब के लिए क्रेडिट की एक्सेस को रिलैक्स कर देना, ईजी उनके लिए एक्सेसिबल बनाना, ईजिली अवेलेबल बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन मतलब कि रोड हैं, ब्रिजेस हैं, इन सबको इम्प्रूव करना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, टेक्नोलॉजिकल को भी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी।
क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा बेटर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप गेन कर सकते हो, उतनी ही आप ज़्यादा डेवलप्ड और ग्रोथ की कंट्री बनोगी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड होना भी हमारा एक मेजर एक्सपेक्टेशन था। लेस सब्सिडी इंक्रीज सपोर्ट, बिकॉज हम सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते, एज आई सेड कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो सब्सिडी को रिड्यूस करना, सपोर्ट को इंक्रीज करना, जिस भी तरीके से आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आप जो भी लाइसेंसिंग है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्मेलिटीज़ है, उनको कम करके सपोर्ट प्रोवाइड करें, बट सब्सिडी आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, इस पर फोकस किया गया। टैक्स ब्रेक, यानी कि जो भी आप टैक्स इम्पोज करते हो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं, उनके ऊपर जो भी टैक्स इंपोज किया जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी की जाती है, उन सबको अच्छा उस पर थोड़ा ब्रेक देना, उसे थोड़ा रिड्यूस करना, सो दैट अच्छे से डीलिंग हो सके, इस पे फोकस किया गया था। डिजिटाइजेशन एंड ई कॉमर्स, यानी कि किस चीज़ पे फोकस किया जाएगा? ऑनलाइन पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, डिजिटाइजेशन पे फोकस किया जाएगा, कैसे डिजिटली वर्क किया जा सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी कब आई थी? आफ्टर कोविड-19 आई थी, और कोविड-19 में हमने देख लिया था कि ऐसा हमेशा नहीं रहता, ऐसे भी केसेस आ सकते हैं जब आपको सारी वर्किंग ऑनलाइन करनी पड़े, इसलिए डिजिटाइजेशन पे फोकस करने का सोचा गया। इंपोर्ट विश लिस्ट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ऑब्वियसली बात है एक्सपोर्ट को प्रमोट करना। इंपोर्ट विश लिस्ट यानी कि सिर्फ उन चीज़ों को इंपोर्ट करना जो रिक्वायर्ड है, एक इंपोर्ट विश लिस्ट प्रिपेयर कर लेना कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो इंपोर्ट करनी है, जो अननेसेसरी है उसे अवॉइड कर देना। सो ये हमारी क्या थी? मेजर एक्सपेक्टेशंस थी न्यू से, जो हम अभी वर्क कर रहे हैं जिस पे। रोड टू $5 ट्रिलियन बाय 2025, यानी कि इंडिया क्या अचीव करना चाहता है? 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से इंक्रीज होना चाहिए, और जो हमारे एक्सपोर्ट है ना वो $1 ट्रिलियन से ट्रिपल हो जाएं, यानी कि जो अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसे ट्रिपल होंगे ना, तब जाके हम क्या कर पाएंगे? इसको अचीव कर पाएंगे। जो हमारा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का सपना है या फिर जो ड्रीम है 2025 तक, कभी ना कभी तो ये होना ही है, बट 2025 तक हम तभी कर पाएंगे जब हम अपनी जीडीपी को 8% से ग्रो कर सकेंगे और अपने एक्सपोर्ट्स को ट्रिपल कर सकेंगे। तो जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है उसने क्या सजेशंस दिए हैं कि अगर आप इसे अचीव करना चाहते हो, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हो, तो आपको ये वर्क करने पड़ेंगे। वो वर्क क्या है कि आपके जो लेबर लॉज हैं, लेबर से रिलेटेड जो भी लॉज हैं, उसमें क्या करो? अर्जेंट रिफॉर्म्स लेके आओ, उसमें अमेंडमेंट्स करो, बेटर लेबर लॉज बनाओ, ईजी रेगुलेटरी कंट्रोल, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रखो, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ मत रखो, क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो एक्सपोर्टिंग के लिए सोचती हैं, बट फॉर्मेलिटीज़ को देख के, स्ट्रिक्ट लॉज को देख के कि यहाँ से क्लैरिफिकेशन लेना पड़ेगा, वहाँ से लेना पड़ेगा, इतना रेगुलेटरी कंट्रोल है, तो उसकी वजह से वो नहीं कर पाती। तो आप अपने रेगुलेटरी कंट्रोल को थोड़ा कंट्रोल करो ताकि आपके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो पाए। सेलेक्ट ऑफ राइट ट्रेडिंग पार्टनर, कि जिसके साथ भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं उन पार्टनर्स को सोच समझ के राइट ट्रेडिंग पार्टनर सेलेक्ट करो ताकि हम अपनी कंट्री को ग्रो कर पाएं। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो आप ब्रिंग करते हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सो जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना पैसा आप कैपिटल को एक्वायर करने पर लगा रहे हो उसे कम करो, क्योंकि पैसा अगर कम होगा तभी आप अपने उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर पाओगे। सो उसको रिड्यूस करो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, और गवर्नमेंट को इसे एज अ सिर्फ ड्रीम नहीं देखना चाहिए, इज अ सीरियस टारगेट देखें, इसे डेडलाइन देखें कि 2025 तक हमें अचीव करना ही है। तो अगर गवर्नमेंट इसे सीरियस लेगी तो वो क्या कर सकती है? इजीली अचीव कर सकती है। नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे इज दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। The formation of International Monetary Fund was initiated in 1944 at the Bretton Woods Conference। आज जो दो टॉपिक और हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा क्या है? वर्ल्ड बैंक। तो दोनों की एक कॉमन चीज़ है कि दोनों 1944 में ही आए थे, और दोनों किस कॉन्फ्रेंस के बाद आए थे? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। तो याद रखना दोनों में कॉमन कॉन्फ्रेंस हुई थी, और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद ये सजेस्ट किया गया था कि एक तो IMF बनाना है और एक वर्ल्ड बैंक बनाना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कॉन्फ्रेंस है? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ परमानेंट बॉडी, नॉट अ बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक बैंक नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक परमानेंट बॉडी है, बट ये बैंक नहीं है। और वो बॉडी किस चीज़ के लिए? ताकि वो फंड्स को प्रोवाइड कर सके, अपने जो भी पार्टीज़ हैं, मेंबर पार्टीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनको फंड्स प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मेंबर्स इससे जुड़े हुए हैं, अगर 191 मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, 191 कंट्रीज़ इसके अंदर हैं, तो इन कंट्रीज़ में जब भी किसी कंट्री को पैसे की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है, वो फंड उसे प्रोवाइड कर सके, और एक्सचेंज रेट को कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कितनी वैल्यू है, इन सब को मैनेज कर सके। इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कब ऑपरेशंस में आया था? 27 दिसंबर 1945। इंटरनेशनल, याद रखना डेट 27 दिसंबर 1945। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज अ सेकंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग साइड विद द वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो सेकंड सबसे बड़ा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकंड क्यों है? क्योंकि फर्स्ट पे वर्ल्ड बैंक आता है। रियल थॉट बिहाइंड सेटिंग
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज टू डेवलप एन ऑर्डरली इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इट्स हेडक्वार्टर आर इन वॉशिंगटन डीसी इन यूएसए। यानी कि इसको बनाने के पीछे बेसिक रीज़न क्या था, क्योंकि सब चाहते थे इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो क्या कर सके, मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल कर सके, मॉनेटरी एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सके। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया था, ताकि जितनी भी इसकी मेंबर कंट्री हो उनका मॉनेटरी बैलेंस रखा जा सके, अगर उनके पास मनी की कमी है तो उसे सपोर्ट किया जा सके। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएसए में, वॉशिंगटन डीसी में। इन 2005 देयर वर 191 कंट्रीज वर मेंबर्स, कि अगर 2005 के अकॉर्डिंग देखिए, जो रिसेंट सर्वे दिखाता है उसके अकॉर्डिंग 191 कंट्रीज जो हैं वो आईएमएफ की मेंबर्स हैं। देखो इससे पहले हमने किसको डिस्कस किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया था, जो कब आया था, 1995 में आया था, जो किसका सक्सेसर है, गेट का, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, वो हमारा 1945 में आया था। और इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 164 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अब साइड में रख के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब आया है, 1945 में आया है। और इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं, 191 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाने के पीछे क्या रीजंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे एक मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन होना जो क्या करे, टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ, जो हेल्प करेगा, एक्सपेंड करेगा कि किस तरीके से हर नेशन की बैलेंस्ड ग्रोथ हो, हर एक नेशन की ग्रोथ हो। ऐसा नहीं कि जो डेवलप्ड नेशन है सिर्फ वही डेवलपमेंट करते रहें, हर एक नेशन, अंडर डेवलप्ड नेशन, डेवलपिंग नेशन, सब डेवलप करें। इस चीज़ पे, बैलेंस्ड ग्रोथ पे फोकस करने के ऑब्जेक्टिव के साथ ये बनाया गया था। प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, यानी कि जो एक्सचेंज रेट है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना, उनके रेट्स को मेंटेन करने के लिए इसे बनाया गया था। टू असिस्ट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ द पेमेंट, यानी कि नंबर ऑफ नेशंस के बीच में, जैसे चाइना है, इंडिया है, अगर इंडिया ने चाइना से कुछ खरीदा है या चाइना ने इंडिया से कुछ खरीदा है, दोनों केस में एक दूसरे को उन्हें पेमेंट करनी है, तो किस तरीके से आप सबसे फेयर और बेटर पेमेंट कर सकते हो, कैसे एक अच्छा पेमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश कर सकते हो, उस चीज़ में असिस्ट करना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ऑब्जेक्टिव था। टू प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि जो 191 मेंबर कंट्रीज हैं, उनको टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक असिस्टेंस यानी कि उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करना कि कैसे वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, कैसे वो सस्टेनेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, ताकि वो क्या करें, वो भी डेवलप हों। रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, कि जो भी हमारे वर्ल्ड में जहाँ पे भी पॉवर्टी है उसे रिड्यूस करने के मोटिव के साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को इस्टेब्लिश किया गया था। वो क्या थे ऑब्जेक्टिव। अब क्या है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किन फंक्शंस को परफॉर्म करता है, फंक्शन यानी कि इसकी वर्क क्या है, क्या वर्क ये परफॉर्म करता है। तो पहला क्या है, एक्ट एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, कि शॉर्ट टर्म के लिए जो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, थोड़े टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए जो क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो कौन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कौन प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक, दैट्स वाई वो किस पे आता है, फर्स्ट पे आता है। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द ऑर्डरली एडजस्टमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट, कि एक्सचेंज रेट को एडजस्ट करना इसका एक फंक्शन है। एक्टिंग एज अ रिजर्वियर ऑफ करेंसीज, यानी कि अपने अंदर जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उसकी करेंसीज को रिजर्व करके रखना, सेव करके रखने का काम करता है, ताकि किसी भी नेशन को बोरो करना हो, उधार पे लेना हो, तो वो उससे बोरो कर सके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बोरो कर सके, इसलिए इसमें हर करेंसी को रखा जाता है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी, यानी कि हर कंट्री की करेंसी की कितनी वैल्यू है उसे डिटरमाइन करना, उसे अल्टर करना, क्योंकि जो चेंजेस होते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो चेंजेस भी कैसे होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू। प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर द इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, अगर किसी भी नेशन को कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट है, गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है, मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वो सब प्रोवाइड करना। एंड एक और क्या फंक्शन है, स्पेशल ड्राइंग राइट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट किसके अंदर आता है, किस कॉन्सेप्ट के अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कब क्रिएट किया गया था, 1969 में। और ये क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर मनी भी बोलते हैं, विच इज एलोकेटेड, जो भी आईएमएफ के, जो भी इसके मेंबर्स हैं ना, आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज हैं, उनको एक प्रोपोर्शन के अंदर, यानी कि जितनी उनका आईएमएफ है, हमने बोला आईएमएफ के अंदर एक क्या है, रिजर्व क्रिएट किया गया है करेंसीज का, जितना हर कंट्रीज का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10% अगर उसमें यूएस का है, 5% अगर इंडिया का है, तो उसी परसेंटेज, उसी प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उनको एक कोटा प्रोवाइड किया गया है, किस चीज़ का, पेपर मनी का, यानी कि जो हमारा मनी होता है उस फॉर्म में नहीं, पेपर मनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड ओनली अमंग द गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज, यानी कि इसे कौन यूज़ कर सकती हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेटल करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उससे हमने करंट अकाउंट यानी कि
कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में हुई है और कितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बाहर की है। और इसके अंदर एक और चीज़ें क्या इंक्लूड हो जाती हैं, यूनिलेटरल पेमेंट यानी कि गिफ्ट वगैरह रिसीव होना, तो कितना रिसीव हुआ है और कितना पे किया है। अगर रिसीव कम हुआ है और पे ज़्यादा किया है तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP को तो हमें बैलेंस करना पड़ता है, इक्वल रखना पड़ता है, जितना भी हमने पे किया है और जितना भी रिसीव किया है वो इक्वल रखना पड़ता है। अगर इसमें इम्बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट का गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। वो किसके पास होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट IMF के पास होता है, और उतना ही यूज़ कर सकते हैं जितना उनके कोटा में डिफाइन है। और वो कैसे डिफाइन होता है, एज पर द कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्री। और उसके सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा किसका है, US$, देन यूरो, देन चाइनीज़, देन जैपनीज़ एंड देन पाउंड। इसके आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि कैसे रैंक है हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट के अंदर, SDR के अंदर। US, यूरो, चाइना, जापान एंड पाउंड पता होना चाहिए। दोबारा रिपीट करनी है, US, यूरो, चाइना, जापान एंड पाउंड, ये आपको पता होनी चाहिए। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्ट्रक्चर कैसे है, तो सबसे पहले होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। ईच गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव मेंबर कंट्री, की हर मेंबर कंट्री क्या करेगी, अपना एक गवर्नर अपॉइंट करती है। 199 मेंबर कंट्रीज हैं तो हर मेंबर कंट्री का एक क्या होगा, गवर्नर होगा। और वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को। एन एनुअल मीटअप बिटवीन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कंडक्टेड, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, क्योंकि ये दोनों IMF और वर्ल्ड बैंक आपस में रिलेट करते हैं, दोनों मॉनेटरी से ही रिलेटेड काम करते हैं, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए करता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए करता है। और ये एक बैंक है, बट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, बट वो बैंक नहीं है। तो इन दोनों की मीटिंग इकट्ठी की जाती है, एनुअल मीटअप होता है इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर और वर्ल्ड बैंक के ग्रुप के साथ। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर क्या होते हैं, हर कंट्री के होते हैं। देन मिनिस्ट्रियल कमेटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी टू मैनेज दी, इसके अंदर दो मिनिस्ट्रियल कमेटी होती हैं, एक तो होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, एक डेवलपमेंट कमेटी। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई जाती है, मॉनेटरी एस्पेक्ट को, यानी कि जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उससे रिलेटेड कैसे वो वर्क करेगा, क्या उसमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, इस चीज़ के साथ जो डील करती है वो है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। डेवलपमेंट कमेटी किस चीज़ के लिए है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो डेवलपमेंट पे फोकस करेगी। सोल्व एन इशू इन डेवलपिंग कंट्री रिलेटेड टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि उस कंट्री की, जो कंट्री डेवलपिंग है यानी कि पूरी तरीके से डेवलप्ड हुई नहीं है, डेवलप हो रही है, ऐसी कंट्रीज़ को हेल्प करती है कि कैसे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं और इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसमें क्या होता है, जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर हर कंट्री से एक गवर्नर होगा। देन मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसके अंदर दो कमेटी आती है, डेवलपमेंट कमेटी, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी। देन एग्जीक्यूटिव बोर्ड, जो हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर है वो ही क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को, जिसमें कितने टोटल कितने होंगे, 24 मेंबर्स होंगे, 24 मेंबर्स बने होंगे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर, जो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कोई भी फंड से रिलेटेड एस्पेक्ट करना है, और सभी के कंसेंट के बेस पे ही जर्नली क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। यानी कि जब 24 मेंबर्स किसी एक पॉइंट पे एग्री करेंगे ना, तभी वो डिसीजन लिया जाता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब रूल्स पे ज़्यादा फोकस करके डिसीजन मेकिंग की जाती है। सो इसमें हमारा क्या होता है, जैसे हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किया था, उसमें हमारी क्या थी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देन इसके अंदर जर्नल जो बॉडीज़ थी वो उसके अंदर गुड्स की, सर्विसेज की और IPR की, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, एंड इधर हमारी क्या थी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ये उसका स्ट्रक्चर था। ऐसे ही IMF का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे ऊपर क्या आते हैं, सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसे इलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, और उसके अलावा कमेटी होती है जो किसकी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की कमेटी, एंड एक डेवलपमेंट कमेटी। जो अभी हमारी मैनेजिंग डायरेक्टर है IMF की, वो कौन है आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टैलिना जॉर्जिवा। सो इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि अभी हमारे MD कौन है। देन इंडिया एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि इंडिया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में IMF में क्या रिलेशन है, कि इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि 191 में से जो 1945 से ही IMF के अंदर जुड़ा हुआ है, फाउंडर मेंबर है इंडिया। इंडिया का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही हमारा क्या है, इसका ऑफिशियल गवर्नर है। हमने देखा ना, बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है तो उसके अंदर हर कंट्री से एक गवर्नर होता है, तो हमारा गवर्नर कौन होता है इंडिया का, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसके अंदर हम एक अल्टरनेटिव गवर्नर भी देता हो, एक तो हमारा मेन गवर्नर है जो हमारे क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एक होते हैं ऑल्टरनेटिव गवर्नर, कि अगर ये प्रेजेंट ना हो तो इसकी जगह ये वर्क करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव गवर्नर इंडिया का कौन होता है, जो RBI के गवर्नर है, जो भी RBI के गवर्नर होंगे वो हमारे क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव गवर्नर होंगे। और हर मेंबर का, हर कंट्री का क्या होता है, ऑल्टरनेटिव गवर्नर होता है। तो इंडिया का मेन गवर्नर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर, ऑल्टरनेटिव RBI का गवर्नर। देयर इज ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया हु रिप्रेजेंट द कंट्री एट द IMF, कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी उन 24 मेंबर्स में भी एक पर्सन है जो इंडिया की
तरफ से जुड़ा हुआ है IMF के अंदर। इंडिया का SDR में, स्पेशल ड्राइंग राइट में कितना कोटा है? 2.75%। और दैट्स वाई इस परसेंटेज की वजह से इंडिया क्या है? 8th लार्जेस्ट होल्डिंग कंट्री। जैसे हमने 5 देखी थी, 8th नंबर पे कौन सी आती है? इंडिया आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 8th रैंकिंग है। इन 2000 इंडिया कंप्लीटेड ऑल द रीपेमेंट ऑफ लोन, कि 2000 तक हमने IMF से लोन लिए थे, क्योंकि हमने देखा था ना कि IMF का फंक्शन होता है कि वो क्या करता है? रिजर्व रखता है करेंसीज को। तो इंडिया ने लोन लिया था, ताकि 1991 में लोन लिया था। वो लोन क्यों लिए थे? ताकि कोई भी कमी है, डेवलपमेंट है, उस पर फोकस कर सके। तो 2000 तक इंडिया ने अपने सारे लोन कवर कर लिए थे, और अब इंडिया कोई भी बोरोइंग कंट्री में नहीं आती, कंट्रीब्यूटिंग कंट्री के अंदर आती है। सो आई होप आपको IMF क्लियर हो गया होगा। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वर्ल्ड बैंक। सो मैंने जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बता दिया था कि वर्ल्ड बैंक और IMF आपस में रिलेटेड है, दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस के बाद बने थे। द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1944, जिसने 1945 में ही अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी। और ये भी कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद बना था? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। जो ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का अनदर नेम क्या है? यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। देखो इसे याद रखने का क्या तरीका है कि बिकॉज इन दोनों की कहाँ है? US के अंदर, वॉशिंगटन DC के अंदर दोनों के हेडक्वार्टर हैं। तो जहां पे यूनाइटेड नेशन आ जाए वो ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस का अनदर नेम है यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये है जो ये कॉन्फ्रेंस हुई वो कब हुई? 1944 में, जिसकी वजह से हमने, जिसके बाद लीड क्या हुआ कि इसके बाद 2 रिजल्ट है कि हमें क्या लेके आना है? एक तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और एक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक के अंदर ही मीन्स वर्ल्ड बैंक को ही ने ही इसे रिप्लेस कर दिया था। तो वो हमारा क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, 2 चीज़ों पे फोकस करता है, रिकंस्ट्रक्ट एंड डेवलपमेंट। इसका नाम ये क्यों पड़ा था? बाद में इसका नाम वर्ल्ड बैंक ही है, बट इसको रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट क्यों बोला जाता था? बिकॉज जो हमारा वर्ल्ड बैंक है ना, अब इसको हम कंप्लीट ये नहीं बोलते कि ये हमारे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का रिप्लेसमेंट है। हम क्या बोलते हैं कि ये इसी का एक पार्ट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स और भी आते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट जब हमारा वर्ल्ड बैंक आया, हम यही मानते हैं कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट अगर वो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है तो वर्ल्ड बैंक तभी से वर्क कर रहा है। एंड 1944 में ये हमारा आया था। और इसका नाम ये क्यों पड़ा? बिकॉज वर्ल्ड वार हुई थी। वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो गई थी, बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी। तो उस डैमेज को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, यानी कि जो भी चीज़ें डैमेज हुई थी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। इसलिए इसका ओरिजिनल फोकस किस चीज़ के ऊपर था? रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर था। जो भी डैमेज वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, दोबारा कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बनाया गया था। बट बाद में इसका फोकस डेवलपमेंट के ऊपर भी गया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड पावर, हर चीज़ की डेवलपमेंट पे फोकस करें। सो इसके अगर हम बोलें कि प्रेसिडेंट कौन है, सो इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, जो करंट प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक की। देखो WTO की हमने देखी थी, जो अफ्रीकन वुमेन बनी हुई है। उसके बाद हमने देखा था IMF का जो क्रिस्टियानिया थी, वो हमारी क्या थी? उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी प्रेसिडेंट, आई थिंक दैट वाज समथिंग गवर्नर, रिड्यूस पॉवर्टी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फंक्शंस, दिस इज द SDR से रिलेटेड जो भी था। देन ये हमारी 3 वो थी, ये रही, ये क्या थी? हमारी MD। सो IMF में क्या बोला जाता है? MD बोला जाता है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। और जो हमारी वर्ल्ड बैंक है उसके अंदर क्या बोला जाता है? प्रेसिडेंट। सो ये आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर किस नेम से डिनोट किया जाता है। सो हमारे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था उसके अंदर कितनी थी? 164 कंट्रीज मेंबर थी। IMF के अंदर कितनी थी? 191 कंट्रीज थी। और वर्ल्ड बैंक के अंदर कितनी कंट्रीज हैं? 189 कंट्रीज मेंबर हैं। 189 कंट्रीज, सारी की सारी कंट्रीज तो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो है रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से, उसकी पार्ट है। बट मैंने बोला ना कि वर्ल्ड बैंक किस चीज़ से मिलके बना है? एक तो IBRD प्लस डेवलपमेंट, जो भी हमारी डेवलपमेंट एजेंसीज हैं या फिर जो डेवलपमेंट असिस्टेंस बनी हुई है उनसे रिलेटेड बना है। इसलिए हमारा जो वर्ल्ड बैंक है उसे हम सिर्फ IBRD से डिनोट नहीं करते, वो उससे वाइडर कॉन्सेप्ट है। सो IBRD के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? 189। और हमारे जो डेवलपमेंट के अंदर आती हैं उसको हम कितना, डेवलपमेंट कमिटीज़ के अंदर आती है वो कितनी है? 173 कंट्रीज़। यहाँ भी लिखा हुआ है IDA और IBRD से बन के हमारा क्या बना है? वर्ल्ड बैंक बना है। सो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन,
इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की कैसे डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट पे फोकस करती है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, दोनों से मिलके क्या बना है, वर्ल्ड बैंक बना है। दोनों की एक इकट्ठी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसके मेंबर्स कितने हैं, 189 मेंबर्स हैं और इसके अंदर 173 मेंबर्स हैं। ठीक है, अब इसके भी हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी में है, जिसका स्टाफ 10,000 से भी ज़्यादा है। सो अभी तक हमने क्या देखा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आया था तभी आया था, 1945 में ही ये आया था ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद। और जो वर्ल्ड बैंक है उसका पहले नाम क्या था, सिर्फ किस नाम से वो स्टार्ट हुआ था, तो वो क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो पहले सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा था बिकॉज वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आ रहा है। बाद में उसने शिफ्ट किया रिकंस्ट्रक्शन एज वेल एज डेवलपमेंट पे भी फोकस किया। और वर्ल्ड बैंक एक क्या है, वाइडर कॉन्सेप्ट है, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एज वेल एज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से मिलकर बना हुआ है। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो मेन ऑब्जेक्टिव तो नेम में ही सजेस्ट कर रहा है, रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पे फोकस करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना कि जो एक दूसरे में नेशन से एक दूसरे के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट करें, मशीनरी इक्विपमेंट्स, इन सब चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करें। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक क्या प्रोवाइड करता है, करेंसीज आपको प्रोवाइड करेगा, फॉरेन करेंसीज प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से वो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि फिलहाल आपके पास अगर पैसे नहीं है तो वर्ल्ड बैंक आपको हेल्प कर सकता है कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रेड को ग्रो करो। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे फोकस करता है कि हर नेशन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही नेशन अट्रैक्टिव होता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पे फोकस करने पे ऑब्जेक्टिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस रखना, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम अपने करंट और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस रखते हैं कि कितना हमें रिसीव हुआ है और कितना हमने पे किया है, इसको बैलेंस रखना भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हर कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रहे, इक्वल रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, पीस इन द इकोनॉमी बनी रहे कि वॉर और कन्फ्लिक्ट ना हो। ये भी वर्ल्ड बैंक का एक एम है। एंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिकॉज वर्ल्ड बैंक, IMF ये सब क्यों बनाए गए, ताकि हर नेशन की डेवलपमेंट हो सके। तो ये क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर कोई नेशन चला रहा है तो वो इंप्लीमेंट हो, अगर उसमें कोई कमी आती है तो वर्ल्ड बैंक आपको क्या कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इसके फंक्शंस क्या है कि हमें क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म के लिए, प्रोवाइड एडवाइस फॉर रिसर्च टू द डेवलपिंग नेशन टू एड द इकोनॉमिक एडवांसमेंट, यानी कि आपको एडवाइस प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से आप अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हो, इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकते हो। लोन प्रोवाइड करता है जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो भी 173 तो डेवलपमेंट की और 189 जो IBRD की कंट्रीज़ हैं, उन सब मेंबर कंट्रीज़ को लोन एंड ग्रांट प्रोवाइड करता है लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू पुअर कंट्रीज टू इंप्रूव पॉवर्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो पुअर कंट्रीज हैं, जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो रही, बहुत पुअर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज पे फोकस करता है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो ग्रो कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए। डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करता है ताकि वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूस रख सकें और अपने जो डेवलप्ड नेशन है उस रीच पर पहुंच सके। प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, की फॉरेन नेशंस में इन्वेस्ट करने को प्रमोट करना, कि एक नेशन से आप दूसरे नेशन में भी इन्वेस्ट करो, एक दूसरे के साथ यूनिटरी हार्मोनी के साथ वर्क करो। इकोनॉमिक, मॉनेटरी एंड टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करना, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं अगर उनको इकोनॉमिक फंड चाहिए, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए है, कोई एडवाइस चाहिए है इकोनॉमिक यानी कि मॉनेटरी से रिलेटेड, अगर उन्हें लोन चाहिए है तो इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करना, अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उन्हें एडवाइस चाहिए तो वो प्रोवाइड करना, मैनेजरल एडवाइस चाहिए तो वो प्रोवाइड करने का काम क्या करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। हम बार बार एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़, तो ये 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो डेवलप हो चुके हैं, वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। एक है डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो ग्रो कर रही हैं, डेवलप हो रही हैं बट डेवलप्ड कंप्लीटली हुई नहीं है। और एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, जिसे हम पुअर कंट्रीज़ भी बोलते हैं। सो इन 3 फेजेस पे ही वर्क किया जाता है। नाउ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स आते हैं। ये 5 मेंबर्स आपको पता होने जरूरी हैं। 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे कि ये कब आया है, बस इनके नाम आपको क्लियर होने चाहिए और ये कब आए हैं और इनका मेन एम क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए। कि वर्ल्ड बैंक इन 5 पार्टनर से मिलकर बनाया, जो 189 कंट्रीज है ना, वो मिलके इन 5 जो इंस्टीट्यूशन है उसमें वर्क करती हैं। पहला क्या है, यहाँ पहले नाम देख लेते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिन दोनों से मिलके मेन वर्ल्ड बैंक बना है। उसके अलावा 3 और पार्ट हैं इसके, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट, यानी कि 2 के अलावा 3 क्या है, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, गारंटी एंड सेटलमेंट। सो फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, IBRD भी बोलते हैं। मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो अगर आप इसे इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में देखो
लिखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि वो क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। कब आया था, 1944 में। इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि क्या इंडिया मेंबर है या नहीं। और इसका मेन एम क्या था, रिकंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना, कैसे, लोन प्रोवाइड करके, क्रेडिट प्रोवाइड करके। सेकंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वो कब आया था, 1960 में। देखो यहाँ आप लिख लो कि ये कब आया था, 1944 में, ये 1960 में, ये 1956 में, ये 1988 आई थिंक, एंड ये आई थिंक 1960 समवेयर। सो अब हम देखते हैं, पहला 1944 में इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। देन उसके बाद इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। इसको हम क्या बोलते हैं, IDA। और इसका काम क्या था, वर्क मीन्स प्रोवाइड करना, लोन और इंटरेस्ट लोन पुअर कंट्रीज को प्रोवाइड करना ताकि वो डेवलप हो सके। देन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, वो कब आया था, 1956 में। इसका भी इंडिया मेंबर्स है और इसका मेन एम क्या है, वर्क टू प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एडवाइस प्रोवाइड करना इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, एसेट्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। डेवलप्ड कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर पे ये ज़्यादा फोकस करता है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है डेवलप्ड कंट्रीज के, उनको इन्वेस्टमेंट की एडवाइजरी, एसेट्स मैनेजमेंट की एडवाइजरी प्रोवाइड करने पे मेन फोकस करते हैं। देन मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जिसको हम MIGA भी बोलते हैं, MIGA, फॉर्म्ड इन 1988। इंडिया इसका भी मेंबर है। वर्क टू ऑफर पॉलिटिकल रिस्क एंड इंश्योरेंस, यानी कि एक कंट्री दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करे, मल्टीलेटरल जो भी वर्क करें, एक नेशन दूसरे नेशन के साथ वर्क करे, तो जो रिस्क होता है उस रिस्क की गारंटी लेने वाली जो एजेंसी होती है ना, कि आप इन्वेस्ट करो, आप ट्रेड करो, मल्टीलेटरल ट्रेड करो, मल्टीलेटरल पेमेंट करो, हम बीच में गारंटी लेते हैं आपके इन्हांसमेंट की, आपके क्रेडिट की, इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो नेशन क्या है, तो जिसकी वजह से एक नेशन को क्या मिल जाती है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है कि अगर मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ तो मुझे लॉस नहीं सफ़र करना पड़ेगा। देन लास्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ICSID, फॉर्म्ड इन 1966, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। पता होना चाहिए कि सबका मेंबर है इंडिया, छोड़ के 5th का इसका मेंबर नहीं है। जो सेटलमेंट बॉडी है उसका मेंबर नहीं है, और ये किस चीज़ के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए वर्क करता है। इंडिया मेंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो फंक्शनिंग है ये बायस्ड है, इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है, बाकी नेशंस पे उतना फोकस नहीं करती। तो अब हम यहाँ देखते हैं, तो हमारा क्या है, पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कब आया, 1944 इंडिया मेंबर है। फिर ये कब आया, 1960 इंडिया मेंबर है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1956 इंडिया मेंबर है। ये 1988 इंडिया मेंबर है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। डिस्प्यूट ये कब आया, 1966, बट इंडिया मेंबर नहीं है। तो 1944, 1960, 1956, 1988 एंड 1966। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। आज का टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।